नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल 392 पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका साइंस का चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे आपका, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे और थोड़ा आपका थ्योरी पार्ट को भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी बात कि अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर्टिफिशियल 392 को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल आर्टिफिशियल 392 पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, इसका की पॉइंट जो है आपका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब भी पढ़ते हैं तो इसमें आपका हम लोग की दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज क्या होती है। ठीक है, तो चार्ज क्या है आपका? चार्ज आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, जो कहाँ से मिलता है आपका? प्रोटॉन में पॉजिटिव मिलता है, इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव मिलता है। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? कूलम्ब होता है। ठीक है, और जो चार्ज क्यू होता है आपका, उसका एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। क्यू इजकल टू एन ई, जहाँ पे एन क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा आपका। ठीक है, और एक कूलम चार्ज बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका? तो एक कूलम चार्ज बराबर आपका 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये भी एग्जाम्स में आपका डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। बेसिकली इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि क्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एन ई। ठीक है, इसको याद रखना है, जहाँ पे क्यू क्या है आपका? चार्ज है, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है पे आपका? तो ये आपका वैल्यू है आपका। ठीक है, चार्ज का कितना वैल्यू होता है ई का आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, आगे आपको एक काम देगा आपको। ठीक है, दूसरी बात की चार्ज का जो ऐसा क्या होता है आपका? कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, करंट किसको बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो वायर से आपका करंट जो फ्लो करता है आपका। ठीक है, तो करंट के फ्लो करने की जो रेट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, जो चार्ज को जो फ्लो करने की जो रेट होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको एम्पियर बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर हो गया। इस चीज को याद रखिएगा। इसको अगर डिफाइन करेंगे हम लोग तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम अपॉन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरी बात कि करंट जो फ्लो करता है क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और जस्ट आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट फ्लो करता है। ये आपके एग्जाम्स में आता है, इसलिए पॉइंट को मैंने लिख दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। तो इस चीज को याद रखेंगे आपका। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं हम लोग? आमीटर से मेजर करते हैं आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं हम लोग? आमीटर से मेजर करते हैं। और आमीटर हमेशा किसमें आपका होता है? आपका कनेक्टेड आपका सीरीज में। इसको एस याद रखिएगा आपका, एस। ए मतलब आमीटर, सी एस मतलब सीरीज। आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस लो होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? लो होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो भी फ्लो करेगा वो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, जब भी सर्किट क्लोज रहेगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से हम लोग कुछ, यहाँ से मान लीजिए कोई आपका 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं आपका। ठीक है, यहाँ से कुछ हम लोग चार्ज दे रहे हैं आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव करके। तो ये आगे आपका इस तरीके से जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप बल्ब लगा दिया आपका, तो ये बल्ब एक सर्किट मान लीजिए कि यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे आपका स्विच है, तो ये आपका, सॉरी, तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा आपका, ठीक है, ये तभी होगा जब आपका सर्किट पूरा होगा। कहीं भी आपका ब्रेक रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पे स्विच आपका दिया हुआ है और इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, आपका करंट आपका इसमें फ्लो नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब कि करंट का फ्लो होने के लिए आपका सर्किट क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि आपका करंट हमेशा फ्लो होती है क्लोज पाथ में, ठीक है। रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस लाइक, दूसरी बात कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका प्रेशर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे जहाँ पे पानी का फ्लो आप देखे होंगे आपका, जहाँ पानी को जिस रूट रूट में आपको उसको नीचे की तरफ आपका दिखेगा वहां पे फ्लो कर जाता है पानी, तो करंट भी उसी तरह से फ्लो करता है। जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम की तरफ होगा वहां पे क्या होगा, वो फ्लो कर जाएगा। तो इस चीज को याद रखिए, बस इतनी चीजें आपको याद रखना, ज्यादा आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है भी जिसको बोलते हैं, वो आपका एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज द्वारा जो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। भी इक्वल टू फॉर्मूला याद रखिएगा, W/Q, ये आपका आगे आने वाले जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट का होता है आपका वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। वोल्टमीटर को क्या मेजर करता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसमें हाई रेसिस्टेंस होता है। तो VP याद रखिएगा इसको, ठीक है, VP याद रखिएगा। V मतलब वोल्ट मीटर और P मतलब पैरेलल में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में आपका क्या होगा, कनेक्टेड होगा आपका, ठीक है। और रेसिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे आपका हाई होगा। तो इस चीज को भी आपको याद रखिएगा। चलिए, कुछ सिंबल है आपका सर्किट में, आप देखें कुछ सिंबल पे सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए। कुछ आपका सर्किट के सिंबल याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आम मीटर को हम लोग इस तरीके से मेजर आपका दिखाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को इस तरीके से दिखाते हैं आपका, गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल मीटर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं आपका। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारा आपका इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको मेन आपको याद रखना है कि जो स्विच होता है उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। वायर को तो सिंपल इस तरीके से दिखा दिया जाता है। ये सिंबल एक बार आप देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे आपका ओम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ओम्स लॉ किसको बोलते हैं हम लोग, तो V इक्वल टू जो IR होता है आपका, ठीक है। ये क्या आपका ओम्स लॉ का ही आपका, ओम्स लॉ से ही आपका इक्वेशन आपका आता है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I होता है, जहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इक्वल टू IR, जहाँ पे R के आपका रेसिस्टेंस है। कहने का मतलब जो है आपका कि जो वोल्टेज जितना ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा आपका, ठीक है। या करंट जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वो भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है तब, ठीक है। तो इसको कौन दिया था आपका, इस फार्मूले को आपका, तो ये आपका ओम जी दिए थे, इसलिए उनके नाम पर ही आपका इसको ओम्स लॉ रखा गया आपका, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात की रेसिस्टेंस क्या होती है आपका, तो रेसिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो को आपका क्या करता है, आपका अपोज करता है। जैसे मान लिया जाए कि ये वायर है आपका, इसमें आपका करंट फ्लो कर रही है, तो करंट के फ्लो को हमेशा क्या करती है, आपका विरोध करने का काम करती है आपका रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या करती है आपका रेसिस्टेंस, करंट के फ्लो को हमेशा विरोध करने का काम करती है। मतलब कहने का मतलब कि ये आपका मान लिया जाए कि ये आपको इससे करंट, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसको रोकने वाला जो ताकतें होती है ना, आपको कौन होता है, आपको रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जो रोकता है वो आपका रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब विरोध करना। मतलब करंट को आगे जाने से या बहने से या उसको फ्लो करने से जो रोकता है वो आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है।
तो इस चीज को याद रखिए। इसमें याद आपको क्या रखना है कि V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ पे V क्या आपका वोल्टेज है, आई करंट है, और आर क्या आपका रेसिस्टेंस है। दूसरी बात कि रेसिस्टेंस आपका हमेशा करंट को फ्लो करता है, अपोज करता है, और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका ओम होता है। तो इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इसमें अगला देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट आपका कि करंट किस किस पे डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण जो है आपका रेसिस्टेंस जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो देखिए, रेसिस्टेंस जो है आपका लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ अगर जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस क्या होगा आपका बढ़ेगा। दूसरी बात की रेसिस्टेंस जो होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया जो होता है आपका वायर का, उसके अपोजिट होता है आपका, ठीक है, उसके अपोजिट होता है। मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना रेसिस्टेंस क्या होगा कम होगा, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कम, उतना ही ज्यादा आपका रेसिस्टेंस होगा आपका। तो इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आपका रेसिस्टेंस है आपका डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, कि वायर जो बनाया गया आप किस मटेरियल का बना, मतलब सिल्वर का है, कोई कॉपर का है, कोई आपका आयरन का है, तो सब में आपका क्या होगा आपका रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस अलग अलग होगा आपका। इसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारे कुछ चीजों को अगर हम देखें तो इसको अगर हम मिला देंगे तो एक फार्मूला बन जाता है आपका रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है आपका, रो को बोलते हैं हम लोग प्रतिरो प्रतिरोधकता, ठीक है। और ये क्या है आपका यहाँ पे, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और एल क्या है आपका लेंथ, ठीक है, किसका आपका वायर का, ठीक है। और आर क्या है आपका रेसिस्टेंस है आपका, ठीक है, प्रतिरोध है आपका। तो आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। आर क्या है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे कि आर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एल का है। इसके अलावा आर क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है आपका ए का है। मतलब अगर एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा आपका, रेसिस्टेंस बढ़ेगा आपका, और ए बढ़ेगा तो आर क्या होगा घटेगा आपका। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो होता है आपका मेनली दो चीजों पर डिपेंड, तीन चीजों पर डिपेंड करता है आपका। एक आपका लेंथ पर, दूसरा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और मटेरियल पर आपका, ठीक है। इसके साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और जो रेसिस्टिविटी होता है आपका, जो ये आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो जो रो होता है एक कांस्टेंट फॉर मटेरियल होता है, ठीक है। क्या होता है कांस्टेंट फॉर मटेरियल होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, अब रेसिस्टेंट आप देखे होंगे इस तरीके से होता है आपका। तो ये जो आपका जो रेसिस्टेंट जो होता है आपका, ठीक है, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो जो सीरीज में होता है आपका, जैसे मान लिया जाए कि R1 है, R2 है या R3 है, तो सीरीज में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो वहां पे क्या होता है, जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस जो निकल के आता है वो डायरेक्टली आपका सम हो जाता है, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे आपका डायरेक्ट इक्विवेलेंट, मतलब निकल जाएगा। कहने का मतलब कि एक बार में अगर मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 आपका ऐड किया गया है, तो जो ओवरऑल जो वायर में रेसिस्टेंस जो पैदा होगा वो क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सीरीज में आपका, ये क्या आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस क्या होता है आपका डायरेक्टली सम हो जाता है। जबकि जो पैरेलल में होता है, वो पैरेलल में क्या हो जाता है आपका, अगर मान लिया जाए कि तीन रेसिस्टेंस है आपका, ये क्या बन गया है यहाँ पे आपका, ठीक है। और एक मान लीजिए ऐसे है आपका, तो ये मान लीजिए कि R1 R2 और R3 है, तो ए और बी के जो बीच आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा इस केस में, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 यहाँ पे लिख देते हैं, सही से नहीं लिखा है आपका। 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है आपका
ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सीरीज में इस तरीके से होगा, आपका पैरेलल में इस तरीके से होगा, सीरीज में आपका इस तरीके से होगा। तो इसको याद रखिए, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अगर वायर में अगर आपका करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, आपका हीट होगा, हीट पैदा होगी, तो उससे भी क्या होगा, एनर्जी आपका निकलेगा। तो एनर्जी फ्रॉम बैटरी कन्वर्ट्स टू हीट ड्यू टू रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, H=I²RT। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी पैदा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका I² के। इसके अलावा ठीक है, जो आपका टाइम है आपका, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो वायर में लोग करंट फ्लो करते हैं उससे जो आपका हीट पैदा होती है, टाइम और समय का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए याद रखिए, इसके अलावा जो रेसिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका। ठीक है, इन तीनों को एप्लीकेशन से ही क्या बना आपका, H=I²RT। ठीक है, और इसी के एप्लीकेशन से जो है आपका, इसी के आधार पर जो है हीटर हो गया, आयरन हो गया, बल्ब हो गया, काम करता है आपका। हीटर में देखते हो जो हीट जो पैदा होता है क्या आपका, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आपका बेस्ट होता है, आपका इसी एप्लीकेशन पर। H=I²RT। आयरन हो गया, आयरन में जो आपका प्रेस करते हैं हम लोग कपड़ा को, या बल्ब में जो आपका फिलामेंट आपका वो जो हॉट होकर उसका चमकता है। ठीक है, या फ्यूज आपका जो मेल्ट हो जाता है, क्यों होता है आपका, इसी वजह से होते हैं। फ्यूज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। ठीक है, और जो इसका रेसिस्टिव जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, रेसिस्टेंस आपका बहुत हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फ्यूज का लो होता है और आपका रेसिस्टेंस आपका हाई होता है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी की अगर बात करें, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन को ही हम लोग पावर बोलते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, P इक्वल टू VI और C इक्वल टू I²R और V²/R। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, और जो पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, आपको इसको याद रखेगा। और एनर्जी क्या होता है आपका, ठीक है, एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, या वाट सेकंड में मेजर करते हैं, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। कमर्शियल यूनिट जो होता है आपका पावर का, क्या होता है आपका, kWh होता है। और एक kWh में क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, इसको याद रखिएगा। और एक HP में क्या होता है आपका, 746 वाट होता है। ठीक है, हमने आपका काफी ब्रीफ शॉर्ट कंसाइज आपको बता रहे हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इतना ही काम रहता है आपका, ज्यादा का काम नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए आपको उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आपका 10 दिन भी चल सकता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ आपका इतना ही का जरूरत रहता है, इसलिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आपका। चलिए दूसरी बात, आर्मीटर के बारे में हम लोग पता होना चाहिए कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आर्मीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं और यहाँ पे रेसिस्टेंस लो होता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है आपका, हाई होता है। फ्यूज को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, हमने सारे बेसिक थ्योरी थोड़ा सा हमने आपको रिवाइज करवा दिया फार्मूलाज को। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। बताइए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी। पहला ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम और जूल। बताइए क्या इसका आंसर होगा आपका। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी, एम्पियर होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड आंसर हो जाएगा एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओम का नियम क्या व्यक्त करता है। ओम का नियम क्या व्यक्त करता है, अभी बता दें थोड़ा देर पहले, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ाया था आपका कि V इक्वल टू यानी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी से निकलता है आपका कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका। बताइए क्या होगा आपका। ठीक है, आपका 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितना आवेश होता है आपका, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखिए,
इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है आपका, ठीक है, ओम, ओम मीटर, वोल्ट या एम्पियर। तो एक फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, आर, आर इक्वल टू क्या आता है आपका, रो एल अपॉन ए, जिसमें यहाँ पे आर क्या है आपका प्रतिरोध है, और यहाँ पे ए क्या आपका एरिया है वायर का, एल क्या आपका लेंथ है, और वो क्या आपका यहाँ पे आपका प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो आपसे किसका ऐसा यूनिट पूछा है, आपका प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट पूछा है। तो पहले हम लोग रो इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए आपका इधर चला जाएगा तो आर इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एल, ठीक है, इसको इधर कर दिए। तो यहाँ से निकाल दिए आर का वो क्या होता है आपका ऐसा यूनिट आपका ओम होता है, ठीक है, और ए का क्या होता है आपका लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, और लंबाई का लेंथ का एल होगा आपका। तो एल एल कट जाएगा तो ई का जाएगा ओम हो जाएगा, और एल को किस में डिनोट करते हैं मीटर में, तो ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर, ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है। तो हमने बताया था आपका कि श्रेणी क्रम में सीरीज में अगर जुटा हुआ है प्रतिरोध इस तरीके से, तो मान लीजिए ए और बी के प्रतिरोध बीच अगर प्रतिरोध निकालना आर वन है, आर टू है, आर थ्री है या आर फोर है, तो यहाँ पे अगर निकालना हो तो ए बी का जो प्रतिरोध होगा वायर का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो डायरेक्टली सम हो जाता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली सम हो जाएगा योगफल, ठीक है, क्या हो जाएगा सम हो जाएगा आपका योगफल हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको सिखाया था, अगर मान लिया जाए कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे है आपका, इस तरीके से मान लिया जाए कि आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, और ए बी के बीच अगर प्रतिरोध निकालना तो इसमें क्या होगा इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है, इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। तो व्युत्क्रमों का योगफल का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जूल का जो ऊष्मा नियम है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या होता है आपका एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूज तार किस कारण पिघल जाता है। फ्यूज जो हम लोग तार यूज करते हैं कहीं पर भी आप सर्किट में देखते होंगे, ठीक है, तो जब भी हम लोग सर्किट में फ्यूज देते हैं तो फ्यूज का मेनली काम क्या है आपका कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को सुरक्षित रखना। जो जब भी आपका करंट हाई करंट फ्लो करता है तो क्या करता है फ्यूज आपका, जैसे मान लिया जाए कि फ्यूज लगा हुआ है आपका, तो ये फ्यूज क्या होता है आपका इसमें जो वायर लगते हैं आपका गल के टूट जाते हैं, जिससे सर्किट का होता है आपका ब्रेक हो जाता है और हमारा इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहता है। तो फ्यूज का यही काम होता है। यहाँ पूछा है कि फ्यूज तार किस कारण पिघल जाता है, तो हाई करंट की वजह से पिघल जाता है आपका, ठीक है, तो उच्च धारा से उत्पन्न उत्पा के कारण क्या होता है कि पिघल जाता है। तो ऑप्शन एक क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है आपका, तो वाट होता है, ऑप्शन दो क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है आपका, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 6 इंटू 10 के पावर 18 जूल, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल या 746 जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा आपका, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम से आपका ये आता है।
इसको और तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 × 10 के पावर 5 जूल। ये भी दोनों क्या आपका इक्वल ही है आपका। तो इस तरीके से कभी कभी ऑप्शन में आपका दे देता है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट है आर्मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है आपका, तो अभी मैं बताता हूँ। ए एस याद रखिएगा, ठीक है। ए एस एल, आर्मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वहां पर रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, लो होता है। नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपका कि वी पी याद रखिएगा, ठीक है। वी पी एच, वी पी एच याद रखिए। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, हाई होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, हाई होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि आर इक्वल टू क्या होता है आपका, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका आर आपका प्रतिरोध है, आर क्या प्रतिरोध है आपका। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, आपका रो पर डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता पर, एल पर, लंबाई पर, ए पर, एरिया पर, ठीक है। और वो क्या आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है आपका, तो कलर पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट आपका टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में क्यों किया जाता है, ठीक है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च गलनांक के कारण, ठीक है। निम्न प्रतिरोध के कारण, कम घनत्व के कारण, सस्ता होने के कारण, नहीं। टंगस्टन का प्रयोग हम लोग करते हैं उच्च गलनांक के कारण, क्योंकि जो बल्ब जो बनते हैं आपका, ठीक है। ये जो बल्ब जो बनते हैं इस तरीके से, ये बल्ब में जो यहाँ पे टंगस्टन जो लगा रहता है, तो ये क्या होता है आपका, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। गर्म होता है, गर्म करने से क्या होता है आपको, ग्लो करने से हमको लाइट मिलती है। तो अगर ये जल्दी से गल जाएगा आपका, ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये बल्ब आपका खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इसमें टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपका बहुत ही हाई, ठीक है, इसका गलनांक होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट करने के बावजूद भी आपका जल्दी गलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक। नेक्स्ट है आपका श्रेणी क्रम का मुख्य दोष क्या है। श्रेणी क्रम जो में जो हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का मुख्य दोष क्या है आपका, बताइए। यदि ये घटक खराब हो तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है, धारा बढ़ जाती है, वोल्टेज कम हो जाता है, ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। तो श्रेणी क्रम का मुख्य दोष क्या है आपका, कि यदि एक घटक खराब होता है तो पूरा परिपथ क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और भी आपको, ठीक है। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको हम लोग जो पार्ट सेकंड में इसको करेंगे, ठीक है। आप वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आते हैं आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग कल अगला जो इसका पार्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 जो लेकर आएंगे, उसमें ही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। ये सारे आपका देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। इसको आप खुद से भी सॉल्व ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बताइए।